अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट ईयर का शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम के मुतालिक मैं आप लोगों को बता दूं, इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट को कहा जाता है जिस पे आपका रिएक्शन स्टेबल फॉर्म में होता है। आपका रिएक्शन जो है वो आपके पास वो फुल स्टेबलाइज्ड फॉर्म में होता है। तो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम कैसे अचीव कर सकता है और हम इक्विलिब्रियम से या इक्विलिब्रियम को मैनिपुलेट करके कैसे उससे यूज़फुल काम ले सकते हैं। ये सारे के सारे डिस्कशंस हमारे इस चैप्टर में रहेंगी। देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल अगर हम डायरेक्शंस के एतबार से क्लासिफाई करें तो हमारे पास जो रिएक्शंस हैं वो दो किस्म के हैं। सबसे पहला रिएक्शन आपके पास है रिवर्सिबल और दूसरे होते हैं इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल रिएक्शन जो दोनों डायरेक्शंस में अक्कर होते हैं, और ये ऐसे रिएक्शंस हैं जिनमें एक दफ़ा जो प्रोडक्ट्स बन जाते हैं वो दोबारा रिएक्टेंट्स में तब्दील भी हो सकते हैं। और दूसरे नंबर पे हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन है जो सिर्फ यूनी डायरेक्शन में मूव करते हैं। उनमें अगर एक दफ़ा प्रोडक्ट बन जाता है तो देयर इज़ वेरी लिटिल चांस कि वो दोबारा से रिएक्टेंट में तब्दील हो सके। फर्दर मोन हम आगे देखते हैं। देखें, सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन मौजूद है। अ केमिकल रिएक्शन कैन टेक्स प्लेस इन बोथ रिवर्स एंड फॉरवर्ड डायरेक्शंस. In some cases, reverse reaction is very small. The tendency of occurrence of reverse reaction is very small and as negligible. For example, जब सोडियम रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए, तो आपके पास वेरी लेस टेंडेंसी है टू रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड के हाइड्रोजन गैस वापस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके सोडियम और वाटर बना दे। तो ये आपके पास एग्जांपल है इरिवर्सिबल रिएक्शन की। ऐसे रिएक्शंस को इरिवर्सिबल कहते हैं जिसमें रिएक्टेंट्स वापस तब्दील ना हो सकें। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। हमारे पास एक और एग्जांपल मौजूद है नेक्स्ट के, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना देते हैं, वाटर मॉलिक्यूल बना देते हैं। इसमें भी वाटर की वेरी लेस टेंडेंसी है कि वो अगेन तब्दील हो सके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर। लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें एक दफ़ा जो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बना दें तो वो वापस तब्दील भी हो सकते हैं। लाइक हमारे पास ये रिएक्शन है जिसमें N2 और H2 मिलकर NH3 की फॉर्मेशन करते हैं, और इसी तरह से NH3 वापस N2 और H2 में भी तब्दील हो सकते हैं। तो ऐसे रिएक्शंस को रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो कहा जाता है। रिवर्सिबल रिएक्शन याद रहे कि दो रिएक्शंस का मजमूआ होता है। एक उनमें आपके पास होता है फॉरवर्ड और एक आपके पास होता है रिवर्स। ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया और ये आपके पास रिवर्स रिएक्शन हो गया। तो फॉरवर्ड से मुराद आपके पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, और रिवर्स का मतलब होता है प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है अबाउट स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम अटेन कैसे होता है या केमिकल इक्विलिब्रियम से क्या मुराद है। देखें, केमिकल इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट का नाम है, एक ऐसी स्टेज का नाम है जिस पे सबसे पहले तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाएगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। ये पहली शर्त है आपके पास। मतलब जितने रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स तब्दील हों प्रोडक्ट्स के अंदर, उतने ही प्रोडक्ट्स के मॉलिक्यूल वापस रिएक्टेंट्स में तब्दील हो जाएं। और दूसरे नंबर पर आपके पास है कि जो कंसंट्रेशन है आपके पास रिएक्शन मिक्सचर की, रिएक्शन मिक्सचर से मुराद जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इस वक्त मौजूद हैं, तो कंसंट्रेशन ऑफ जो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स है उसको कांस्टेंट रहना चाहिए। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स शुड रिमेन कांस्टेंट। कांस्टेंट रहने से मुराद है कि आपके पास तब्दील नहीं होना चाहिए। जितने आपके पास इक्विलिब्रियम अचीव होने के ऊपर जितनी अमाउंट रिएक्टेंट्स के मौजूद हैं और जितनी प्रोडक्ट्स के मौजूद हैं, इक्विलिब्रियम जब तक कायम रहेगा तो उनकी अमाउंट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं होगी, क्योंकि जितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में तब्दील हो रहे हैं तो उतने ही प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट्स में तब्दील हो रहे हैं। तो इसलिए उनकी क्वांटिटी पे कोई भी असर नहीं पड़ रहा, कोई भी असर मौजूद उन पे नहीं है।
फर्दर मोर हम लोग मज़ीद इसे ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपके पास एक रिएक्शन है जिसमें आपके पास ए प्लस बी इज़ कन्वर्टिंग इनटू सी एंड डी। रिएक्शन रिवर्सिबल है आपके पास। देखें स्टार्ट में रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन का आपके पास एक्सिस है, तो कंसंट्रेशन आहिस्ता आहिस्ता कम होती है और एक वक्त आता है कि आलमोस्ट स्टेबल हो जाती है आपके पास, यानी कि कांस्टेंट हो जाती है। तो ये आपके पास शुरू में ज़्यादा और आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही प्रोडक्ट्स में तब्दील होती है तो इनमें कमी वाक़या होना शुरू हो जाती है। ऑन द अदर हैंड जो सी और डी हैं रिएक्टेंट्स हैं, ये शुरू में तो ना होने के बराबर थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनका रेट ग्रो करता है और एक वक्त आता है कि ये आलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है। तो जिस वक्त इनकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाए, जिस वक्त इनका रेट कांस्टेंट हो जाए, तो उस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम का पॉइंट कहते हैं। दैट इज़ ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट। तो इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए रिवर्स और फॉरवर्ड रिएक्शन का बराबर होना ज़रूरी है और उनकी कंसंट्रेशन का कांस्टेंट होना भी नेसेसरी है। कंसंट्रेशन इक्वल हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहें ये आपके पास इंतहाई ज़रूरी है, ये नेसेसरी है आपके पास। फर्दर मोर देखें, दो टाइप्स होती हैं आपके पास। पहली टाइप है कि स्टेशनरी। स्टेशनरी में क्या सिचुएशन है? स्टेशनरी में आपके पास रिएक्शन रुक जाता है, सीज़ हो जाता है। रिएक्शन रुक गया, सीज़ हो गया, तो इसलिए आपके पास फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन ज़ीरो हो गए। ज़ीरो हैं तो फिर भी बराबर हैं, और चूंकि रिएक्टेंट्स से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स नहीं बन रहे तो उनकी कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट रहेगी। तो इसे हम कहते हैं स्टेशनरी इक्विलिब्रियम। स्टेशनरी इक्विलिब्रियम। उसके बाद एक होता है आपके पास जिस पे फॉरवर्ड और रिवर्स साइमल्टेनियसली एग्जैक्ट रेट पे अक्कर होते हैं। ऐसे रिएक्शंस को जिनमें रिएक्शंस कंटिन्यू रहें, उनमें जो है वो आपके पास डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वो अचीव होती है। तो इक्विलिब्रियम दो किस्म की हो गई, एक फॉरवर्ड और एक डायनामिक, सॉरी एक स्टेशनरी और एक डायनामिक। लॉ ऑफ मास सेक्शन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन में जो है वो आपसे पूछा जाता है, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। लॉ ऑफ मास सेक्शन प्लस लॉन्ग क्वेश्चन। तो लॉ ऑफ मास सेक्शन को 1864 में पेश किया गया बाय CM गोल्डबर्ग और P वाच। इसको हम लॉ ऑफ मास सेक्शन कहते हैं, और इट स्टेट्स दैट द रेट एट विच द रिएक्टेंट्स या रिएक्शन प्रोसीड, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट। एक्टिव मासेस को कंसंट्रेशन भी कहा जाता है। तो इसका मतलब अगर हमारा रिएक्शन है A प्लस बी इज़ कन्वर्टिंग इनटू C प्लस डी, तो रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशंस हैं उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि A की कंसंट्रेशन B की कंसंट्रेशन, ये जो प्रोडक्ट है ये बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो रिएक्शन चूंकि रिवर्सिबल है, एक उसमें फॉरवर्ड रिएक्शन है, एक आपके पास रिवर्स रिएक्शन है, तो ये हमारे पास मौजूद है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A एंड B। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ इक्वल टू, जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो इज़ इक्वल टू का साइन, और इसके अलावा जो है वो आप कांस्टेंट लगाते हैं, तो फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट KF होगा हमारा। तो ये बन जाएगा RF, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू KF, कोफिशिएंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इनटू A की कंसंट्रेशन और B की कंसंट्रेशन। अगर हम रिवर्स की बात करें तो रिवर्स रिएक्शन के लिए C और D हमारे रिएक्टेंट्स हैं और A और B हमारे प्रोडक्ट्स हैं। तो वहाँ पे सिचुएशन क्या बनेगी कि रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CD और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज़ इक्वल टू KR और C और D। यानी कि सिचुएशन ये है कि रेट ऑफ रिवर्स इज़ इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन और C की कंसंट्रेशन और D की कंसंट्रेशन। एज़ यू ऑल पीपल नो कि जब इक्विलिब्रियम पे पहुंचते हैं तो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन बराबर हो जाते हैं। तो ये हमारे पास सिचुएशन ये बनेगी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब हम इन दोनों इक्वेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन दोनों इक्वेशंस के मुताबिक इनको पुट करेंगे। यहाँ पे के आर को नीचे ले आते हैं, यहाँ पे पूरी वैल्यू को हम इधर ले जाएंगे, यानी कि ये सिचुएशन बनेगी के एफ इंटू ए बी, और इसी तरह से इज़ इक्वल टू के आर
इंटू सी और डी। और अगर हम कॉन्स्टेंट्स को इकट्ठा करें के एफ ओवर के आर और कंसंट्रेशंस को इकट्ठा कर दें कि सी की कंसंट्रेशन और डी की कंसंट्रेशन ओवर ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन, तो ये हमारे पास एक नया कांस्टेंट आ जाएगा के सी। तो हम इसको के सी के बराबर जो है वो कर देते हैं। तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई कि के सी इज़ इक्वल टू, अगर हमारा रिएक्शन था ए प्लस बी इज़ कन्वर्टिंग इनटू सी प्लस डी, तो के सी की वैल्यू आएगी कि ऊपर प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट और नीचे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, तो दैट इज़ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अगर हमारे पास जनरल रिएक्शन जो है वो मज़ीद जनरल रिएक्शन हो जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स भी मौजूद हों, जैसे स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी, तो वो उन्हीं की पावर बन जाएंगी। यानी कि फिर हम लिखेंगे के सी इज़ इक्वल टू, ऊपर सी की कंसंट्रेशन पावर सी आएगी, फिर डी की कंसंट्रेशन पावर डी आएगी, फिर ए की कंसंट्रेशन हमारे पास पावर ए आएगी, और फिर बी की कंसंट्रेशन और पावर हमारे पास बी आएगी। तो यहीं से हम यूनिट्स को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखें जो एक्टिव मास है, ये जो आपके पास जो स्क्वायर ब्रैकेट है, हर स्क्वायर ब्रैकेट का यूनिट होता है मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। तो हम उनके यूनिट्स जो है वो यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइक इक्वेशन है हमारे पास ये, तो इसके हमने यूनिट्स कैलकुलेट करने हैं। देखिएगा के सी की वैल्यू क्या बनेगी। पहले रिएक्टेंट्स में पहले आपके पास ये मौजूद है CH3 और COO C2H5। उसके बाद हमारे पास कंसंट्रेशन होगी H2O की, तो H2O। फिर उसके बाद हमारे पास कंसंट्रेशन होगी एसिटिक एसिड की CH3 और COOH, और फिर हमारे पास कंसंट्रेशन होगी C2H5OH। तो इन सब को करने के बाद हमारे पास ये क्या बनेगी सिचुएशन। देखें हर एक स्क्वायर का ब्रैकेट का या हर एक कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर फॉर दिस वन। फिर इसके लिए आएगा मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, चूँकि पावर नहीं है इसलिए हम पावर भी नहीं ले रहे। फिर इसका आएगा आपके पास मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, और फिर लास्ट में इसकी बारी आएगी मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। अब ये सारे आपस में कट जाएंगे और हमारे पास यूनिट्स क्या बचेगा। देखें वो लिखता है यहाँ पे नो यूनिट्स, इसके कोई भी यूनिट्स नहीं है। हम अगली इक्वेशन देख लेते हैं। अगली इक्वेशन में हमारे पास प्रोडक्ट है NH3, उसका स्क्वायर ऊपर आएगा, और N2 और H2, एक N2 और H2 का क्यूब जो है वो आपके पास नीचे आएगा। तो ये देखिए मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर का स्क्वायर, फिर ये सिंपल मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर और यहाँ पे उसका क्यूब, ये जो है पूरा कैंसिल हो जाएगा और इसकी पावर कट होगी। तो ये आपके पास फाइनली बचता है 1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर और इनटू मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, और मोल स्क्वायर हो जाएगा और डेसीमीटर -6 हो जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा तो मोल जो है वो इन्वर्स हो जाएगा आपके पास, और आपका जो डेसीमीटर है वो +6 वैल्यू उसकी हो जाएगी। तो मोल इन्वर्स स्क्वायर और डेसीमीटर जो है वो हमारे पास +6 हो जाएगी। इसका अगर रिवर्स निकालना चाहें तो आप लोग रिवर्स भी निकाल सकते हैं, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ एक एग्जांपल कि NH3 की अगर डिकम्पोजिशन हो और उससे N2 और H2 की फॉर्मेशन हो रही हो। देखें आपको एज यू पीपल नो कि यहाँ पे बैलेंस करने के लिए इधर 2 और इधर आपको 3 लगाना पड़ेगा, फिर जाके ये बैलेंस होगी। अब इसकी जो KC की वैल्यू है वो आप लोग लिखें, KC विल बी इक्वल टू, सबसे पहले ऊपर प्रोडक्ट्स आएंगे यानी कि N2 की कंसंट्रेशन और H2 की कंसंट्रेशन और उसका क्यूब इसलिए क्योंकि हमारे पास पावर बन जाएगी कोफिशेंट, ये 3 जो है वो उसकी पावर बन जाएगी। और इसी तरह से फिर जब हम NH3 की कंसंट्रेशन लेंगे तो उसका स्क्वायर आएगा हमारे पास एज वी हैव द कोफिशेंट एज पावर। तो अब हर एक की वैल्यू जो है हमारे पास वो किसके बराबर होगी, KC विल बी इक्वल टू, अब N2 की अगर हम इसके यूनिट्स लिखें तो N2 के यूनिट्स होते हैं मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर उसकी कंसंट्रेशन के,
ठीक है, यह लिख लिए। फिर उसके बाद बारी आएगी आपके पास H2 की कंसंट्रेशन के यूनिट, क्योंकि उसकी पावर 3 है तो पावर 3 लेंगे हम लोग, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट की जगह हम लोग मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर लगाएंगे। फिर उसके बाद हमारे पास नीचे जो वैल्यू मौजूद है वो NH3 के लिए है, तो वो लिखिएगा मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर और ये स्क्वायर, और उसके बाद हमारे पास ये पूरा कैंसिल, ये पावर कट होगी। तो ऊपर हमारे पास सिचुएशन ये हुई कि मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर और इनटू हमारे पास मज़ीद क्या बचेगा, इनटू ये भी पावर एक बची मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, और इज़ इक्वल टू मोल मोल, और ये डेसीमीटर डेसीमीटर -6, तो ये हो जाएगा मोल का स्क्वायर और डेसीमीटर -6, तो दैट इज़ द यूनिट ऑफ दैट इक्वेशन। तो इसी तरह से आप लोग मज़ीद रिएक्शंस के भी जो है वो यूनिट्स कैलकुलेट कर सकते हैं बिल्कुल सेम तरीके से। तो मज़ीद कोई इक्वेशन हो जिसके हमने यूनिट्स कैलकुलेट करने हो तो वो आप लोग मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमारी फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।